सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Namaste everyone, how are you all? I hope you all are happy and healthy at home. This is the second video on Indian economy on the eve of independence. In this video, we will discuss about the industrial sector and the foreign trade of India under the British rule. First, starting with the industrial sector on the eve of independence. Two features are there, and these features can be understood with the help of following points. Now, before going with the content, it's important to note that if you want to make short notes of this chapter, you can pause my video and note all these points that will help you revising the chapter during the exams. So starting with the first, the policy of British government has a huge impact on the industrial sector of India, and the policy adopted by Britishers was the systematic deindustrialization. Already we have seen what is the meaning of industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना. बट ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया. अपनी कंट्री में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लेकिन इंडिया में आके उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया. सो हाउ सिस्टमेटिकली दे डिड इट? द टू मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स वाज फर्स्ट, एक्सप्लॉइट द इंडियाज रॉ मटेरियल, as already they are having the industrialization process in their country and most of the resources from their country has been used by their industries. मतलब अब उनकी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. सो दे आर इन सर्च ऑफ न्यू रॉ मटेरियल, और ऐसी कंट्रीज़ की वो सर्च में थे जहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हुआ था. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज दे ओके दैट इज़ द मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब उनकी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस द ह्यूज बल्क ऑफ गुड्स. अब इन गुड्स को सेल करने के लिए सो दैट दे कैन गेट मोर रिवेन्यू फ्रॉम दैट, दे आर इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट. ओके, और उनकी ये जो दो पॉलिसीज थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ. देयर वाज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. लेकिन उसके साथ साथ हमारी कंट्री की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरी की पूरी रूइन हो गई. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मेन टॉपिक इस चैप्टर इज ऑल अबाउट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. सो प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी. एक्सीलेंट क्वालिटी के लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. एंड द बंगाल हैड प्रोड्यूस वर्ल्ड्स मोस्ट डिजायरेबल फैब्रिक्स, फाइन मुस्लिन एंड लाइट एज विवन एयर. और बेंगलोर एट दैट टाइम बंगाल वाज वेरी फेमस. इवन सम पीपल आर सेइंग दैट कि हम इतने अच्छे फैब्रिक प्रोड्यूस करते थे कि एक छोटी सी रिंग से हम उसको आर पार कर सकते हैं. सो दैट फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिन वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री. इन वेस्ट वी आर exporting our goods to Egypt and Persia, and in east we are selling these goods to Java, China and Japan, and almost most of the Europe we are exporting our handicraft goods. The value of Bengal textile export only. Now this fact prove that how much we are earning from this. The 16 million rupees annually in the 1750s, that is 5 to 6 million only by the European. So this was the net worth value only from the Bengal textile. Now we can imagine कि जब बंगाल में इतनी वैल्यू हम अर्न करते थे तो पूरे वर्ल्ड में हमने कितना अर्न किया होगा बिकॉज ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हमारा जो मेन बेसिस था हमारी कंट्री की इकोनॉमी का, इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. सो नाउ वी सी हाउ दे डिस्ट्रॉयड द फर्स्ट पॉलिसी, दैट इज द रीजन बिहाइंड द डीके ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आर कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो डीके हो गई थी उसके क्या कारण थे. सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. द फर्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी, वी ऑल आर हैबिचुअल ऑफ दिस वर्ड बिकॉज वी लर्न दिस वर्ड मेनी टाइम हिस्ट्री. भेदभाव करना किसमें? टैरिफ पॉलिसी में. हम ब्रिटिशर्स ने जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया था. और कैसे किया था? द टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल.
मीन्स इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज टैरिफ फ्री. दैट मीन्स इंडिया का जो रॉ मटेरियल है इट विल बी चीपर फॉर द अदर कंट्रीज. So other country will purchase more raw material from India rather than the finished good of India. And the tariff free import of British industrial product in India. और इंग्लैंड से जो भी गुड्स हमारी कंट्री में आएगा, स्पेशली उनका मशीन मेड गुड जो इम्पोर्ट होगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा. So already they had changed the direction of the trade. Earlier we are having trade with the Egypt, the Persia and the many other country. But now Britishers confined it only to the England and India. अब इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ही मैक्सिमम ट्रेड होता था और उस ट्रेड में भी अगर हम रॉ मटेरियल भेजेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सो दैट रॉ मटेरियल बिकम चीपर फॉर इंग्लैंड, उनको बेनिफिट मिलेगा. एट द सेम टाइम जब वो अपने गुड को हमारी कंट्री में सेल करेंगे तो वो भी टैरिफ फ्री होगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस उनको इम्पोर्ट के लगते हैं वो नहीं लगेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड की जो प्राइजेस है वो कम हो जाएगी. डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया विल परचेज डिमांड फॉर मोर ऑफ ब्रिटिश गुड. So this is the discrimination between the import and the export of the Britishers. At the same time, not only this, heavy duties were imposed on the export of handicraft that reduces the competitiveness. और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने गेम प्लान की दैट कि हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी उसके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगा दी. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द प्राइसेस ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंक्रीजेस एंड इट बिकम एक्सपेंसिव फॉर द वर्ल्ड. So ultimately what will happen? The people will not demand for the handicraft and धीरे धीरे जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की डिमांड थी वो स्लो होती गई and finally India came out from the competitiveness of the world and this was the main reason behind the decay of the Indian handicraft industries. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? As a result, because of this difference in the duties and the tax system, the British goods, the finished goods are cheaper as compared to Indian goods. So ultimately, people will purchase more British good and less handicraft goods. And because of this, Indian market में British good की बाढ़ सी आ गई and the people are demanding more for that. Indian market lost the market. और जो Indian की जो industries थी, they lost the market because of this high price. जो prices का level उन्होंने increase कर दिया था, no one is demanding for that. And now India came out from the competition of international market, at the same time domestic market also. The next we have is the second reason behind this is the disappearance of the princely state. Already it has been seen in the junior classes in history that princely states के जाने से हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ा था. So इंडियन जो रूलर्स थे, the नवाब and the राजास, they are patronizing the handicraft. वो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पैट्रोनाइज करते थे. दैट मीन्स दे आर सपोर्टिंग द हैंडीक्राफ्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई वो क्राफ्टमैन हूँ और मैंने कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाई है, व्हेन आई विल गिव दिस एज अ प्रेजेंट टू राजा, अल्टीमेटली ही विल गिव अ लॉट ऑफ मनी टू मी. सो मुझे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल गया. लाइक दिस पेंटर्स एंड द क्राफ्टमैन एंड द टेक्सटाइल, मैनी अदर वर्कर्स आर देयर एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस नवाब एंड द राजास एंड द रूलर्स. तो उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई थी. बट जब ये और बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस रूलर्स एंड नवाब, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका रेपुटेशन था वो इंक्रीज हो गया था. और दिस इंक्रीज इन रेपुटेशन गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. बट ब्रिटिशर्स ने जो गेम प्लान किया उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने किया दैट इज द डिस्ट्रक्शन और द डिस्ट्रॉय द प्रिंसली स्टेट्स. They conquered the princely state, they had lot many treaty with the princely state, they attack over the princely state and finally the rule of princes ended in India. Though at a point it is good that monarchy ended in India, but because of this destruction of princely state, the royal patronage that they are getting, the craftsmen, that those who are getting the royal patronage, जो economic benefit उनको मिलता था craftsmen को, वो भी अब खत्म हो गया. And because of this, again it gives a negative impact over the handicraft industry. The third main reason behind the decay of Indian handicraft is the competition from the machine made good. Now, British producers were low cost cheaper than the handicraft. They are having machines. By changing simple tools, they can have a huge production, different varieties of production. एक प्लेट चेंज करके वो पूरी की पूरी वैरायटी क्रिएट करते थे.
तो उनकी वैरायटी ज़्यादा थी। एट द सेम टाइम मशीन के प्रोडक्शन में टाइम कम लगता था, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे पाते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया था। अब जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सो दे आर एबल टू डिक्रीज द प्राइस ऑल्सो, बिकॉज किसी भी गुड्स की प्राइस तब ज़्यादा होती है जब उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। दैट ऑलरेडी यू हैव सीन इन द 11th स्टैंडर्ड कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो जब आप उसके कॉस्ट को रिड्यूस कर दोगे, आपके पास मार्जिन का गैप ज़्यादा हो जाएगा एंड यू आर एबल टू एडजस्ट द प्राइस, यू कैन डिक्रीज द प्राइस। बट जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते थे वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में बनते थे, बिकॉज दे आर मैनुअल, द पीपल आर वर्किंग बाई हैंड्स, और हार्डली फ्यू वेराइटीज आर देयर एंड दे डिवोटेड ऑलमोस्ट होल डे फॉर दैट, बट स्टिल द प्रोडक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू मशीन मेड गुड। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाता है। जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा तो वो प्राइस को डिक्रीज करने में अनेबल हो जाएंगे, बिकॉज अब ज़्यादा प्राइस वो डिक्रीज करेंगे तो उनका रेवेन्यू अर्निंग कम हो जाएगी। मे बी द रेवेन्यू विल बी लेस देन कॉस्ट एंड दे विल बी इन लॉस। तो ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता था बिकॉज ऑफ लेस कॉस्ट, बट इंडियंस की हैंडीक्राफ्ट का बिकॉज वो लिमिटेड प्रोडक्शन होता था और टाइम ज़्यादा लगता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होता था, एंड देन दे लॉस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। द नेक्स्ट रीजन ऑफ डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। नाउ टुडे ऑल्सो हम एक वेस्टर्न कल्चर का एक तरफ हमारा एक अलग सा पैशन है। इवन टुडे ऑल्सो हम ब्रांड के पीछे भागते हैं। ओके तो एक कल्चर, एक ट्रेडिशन सा बन जाता है, एक न्यू क्लास इमर्ज होती है और उनके लिए वेस्टर्न स्टाइल उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। दे आर कीन टू अडॉप्ट अ वेस्टर्न स्टाइल, और जब वो वेस्टर्न स्टाइल अडॉप्ट करेंगे डेफिनेटली दे विल डिमांड मोर फॉर वेस्टर्न गुड रेदर देन द ट्रेडिशनल गुड। और ट्रेडिशनल गुड्स वो होते थे जो इंडिया में बनते थे, द हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो ये जो नई क्लास called as the educated class, getting education in the British school and suit boot and all these things, so they are demanding more for the western goods rather than the traditional good। और इंडियन की इंडस्ट्री तो ट्रेडिशनल गुड्स बनाती थी। सो ये जो चेंज इन पैटर्न हुआ डिमांड का, दिस वॉज फेवरेबल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बट अनफेवरेबल फॉर द इंडियन प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई एंड द ब्रिटिश गुड्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। और जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई तो फिर धीरे धीरे जो इंडियन मार्केट जिनकी डिमांड डिक्रीज होती गई वो धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, कम करते करते बंद कर दिया। एंड दिस वाज द रीजन बिहाइंड, द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इन दिस वे दे लॉस द नॉट ओनली इंटरनेशनल मार्केट पे पर अपनी कंट्री में भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ने मार्केट को लूज कर दिया। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे लाइन। Though sometimes we are saying that these railways are the positive impact of the British government कि हमारे पास पहले हम हॉर्स में एंड एनिमल्स में जाते थे, now we are having railway line because of the Britishers। लेकिन इस रेलवे लाइन ने भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हाउ वी कैन सी द साइज ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपांडेड। अब जब ब्रिटिश के गुड्स अर्लियर दे आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट दैट मच गुड टू इंडिया, इंडिया में पहले लिमिटेड गुड्स आते थे तो लिमिटेड गुड्स की डिमांड होती थी। नाउ दे आर हैविंग रेलवे, तो वो मैक्सिमम गुड इंडिया में भेज सकते हैं। और जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिश गुड का ओवरफ्लड होना स्टार्ट होगा डेफिनेटली उनका कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और उनकी प्राइस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होती जाएगी। तो पूरी की पूरी इंडिया में उन्होंने अपने मार्केट का प्रोडक्ट का एक्सपांशन किया था, और बिकॉज ऑफ दिस ऑलरेडी इंडियन गुड्स वर सफरिंग इन द कॉम्पिटिशन। नाउ it become very difficult for them to sustain and the stabilize their in the Indian market। So बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अपनी खुद की कंट्री में भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। एंड दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडिया पहले गोल्डन बर्ड होती थी या जिस इंडिया का जो गुड्स है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, नाउ because of all this policy, that is the deindustrialization policy of Britishers, had converted Indian economy into colonial economy, and finally India become the source of raw material, India become the market of British product, and Indian leading industries जो पहले cities होती थी हमारी जहाँ handicraft industries के कारण वो डेवलप हुई थी,
दैट इज़ द ढाका, नोन एज ढाका राइट नाउ, इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और ऐसी बहुत सारी थी, मुर्शिदाबाद, दिस दैट, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ थी, दोज हु लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस बिकॉज they lost their market. And this was the result and the impact of British policy over Indian handicraft. Okay, so I hope it is clear to you. So now we had discussed the first feature of Indian industries, that is the decay of Indian handicraft. Okay, the next feature is the bleak growth of modern industry. The next feature, bleak means slow growth, and this we will discuss following points, and if you want to note, you can note it. Moving on to the discussion of this topic. The second feature is the bleak growth of modern industry. तो कुछ ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के टाइम पे बिल्कुल भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी, स्टार्ट हुआ बट बहुत स्लो रेट पे हुआ. सो द फीचर्स आर द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इमर्जेंस था, वो स्टार्ट हो गया था. कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, प्राइवेट ऑनर्स ने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसमें लीडिंग एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि मोस्टली हैविंग द कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा थे एंड जूट की इंडस्ट्रीज़ थी. कॉटन टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं इंडियन एंटरप्रेनर का एक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट जो जूट इंडस्ट्री थी इट वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, एग्जांपल वी कैन सी टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री दैट एस्टैब्लिश इन 1907 कॉल्ड एट टीस्को. द जमशेदजी टाटा, वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री and contributed a lot during the COVID-19 also. And then in 1930s, after that, this was the first industry we can say that established in India. Okay, then after that there was the beginning of establishment of cement, sugar, paper and other engineering firms in India. That was in 1930s. Now you can see 1930s एक ऐसा टाइम था जब the whole world was facing the problem of वर्ल्ड वॉर. ओके, तो ये इंडस्ट्री क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? अगेन इट इज़ नॉट कि ब्रिटिशर्स ने कोई बहुत बड़ा फेवर किया था हमारी कंट्री में इन इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करके. ये इंडस्ट्रीज़ उन्होंने मजबूरी में एस्टैब्लिश की थी. वाई? बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर. उनकी इंडस्ट्री का फोकस था वो वेपन पे, उस पर ज़्यादा हो गया था. एंड नाउ उनके कंट्री में भी अदर गुड्स इन सप्लाई डिक्रीज हो रही थी. तो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल देयर डिमांड्स दैट वाज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, दे एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ताकि वो अपनी डिमांड को इंडिया में प्रोड्यूस करके फुलफिल कर सके. सो एनी हाउ इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इन इंडिया बट इट वॉज वेरी स्लो. हाउ? बिकॉज द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स वॉज द मेन रीजन बिहाइंड दिस. ओके, दे आर ओनली फोकसिंग ओवर द नीड ऑफ देयर इंडस्ट्री. उनको सिर्फ उन्हीं गुड्स की ज़रूरत थी जो उनकी कंट्री में लैक हो रही थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. ओके, बट एट द सेम टाइम वो इंडिया को डेवलप भी नहीं करना चाहते थे. सो दे कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया सच एज मशीन टूल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. वाई? बिकॉज वो चाहते थे कि इंडिया रिमेन डिपेंड फॉर ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. कि इंडिया में प्रोडक्शन तो हो, इंडिया में उनको वो कंट्री में वो स्पेस तो मिले जहाँ वो प्रोड्यूस करे, लेकिन उस प्रोडक्शन में भी जो मेन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो ब्रिटिश से ही इम्पोर्ट करें. तो अगेन दे विल गेन बेनिफिट फ्रॉम द इम्पोर्ट. और इंडिया में अगर अपने गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे तो बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी चांस नहीं मिलेगा ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने का. सो इन दिस वे उनको इम्पोर्ट से भी बेनिफिट मिल जाएगा, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन भी हो जाएगा, एंड व्हेन दिस प्रोडक्शन विल बी सोल्ड इन द यूरोपियन मार्केट तो वहाँ भी उनको बेनिफिट मिलेगा. सो फ्रॉम ऑल द साइड दे आर ड्रेनिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, दे आर यूजिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, दे आर एंड इंडिया इज लूजिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया. In 1950, India met almost around 90% of its needs from the machine tool. 1950 में जो 90% का कैपिटल गुड्स हमने यूज़ किया था वो पूरा का पूरा कैपिटल गुड, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, that all capital goods are imported from the Britain. Now you can see अगर पूरे import का 90% हम इंग्लैंड से लेते हैं तो वो import को जब हमने पेमेंट किया होगा एट द टाइम भी ब्रिटिशर्स को कितना बेनिफिट मिला होगा और इंडिया को कितना लॉस हुआ होगा. द नेक्स्ट इज द लिमिटेड पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर एज ऑलरेडी वी नो इट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर. PSUs गवर्नमेंट की यूनिट्स होती है, का पूरा कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. और हमारी गवर्नमेंट कौन थी उस समय? ब्रिटिशर्स वर द गवर्नमेंट.
ओके, एंड व्हेन गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग तो डेफिनेटली उनका एक्सपेंडिचर होता है. सो व्हाई ब्रिटिश विल एक्सपेंड ऑन इंडिया? सो द स्टेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज वेरी लिमिटेड. बहुत ज़्यादा PSU हमारी कंट्री में नहीं थे, बिकॉज जितना ज़्यादा PSU होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उतना बढ़ता जाएगा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने में था वो बहुत लिमिटेड था. वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते थे जिनको उनको ज़रूरत है, रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. लाइक दे फोकस मोर ऑन रेलवेज बिकॉज दे नीड इट. They focus more on power generation because again it is the need of that, and again they need the port, they need the telegraphs. तो जो पब्लिक सेक्टर थे वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते थे, इस पे ही अपना एक्सपेंडिचर करते थे गवर्नमेंट. बाकी जो गुड्स थी, जो नेसेसरी गुड्स थी या पीपल के नीड की गुड्स थी, उस पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी फोकस नहीं किया. एंड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. सो दोनों ही साइड से उनको बेनिफिट मिल रहा था. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ द लो शेयर, और नेक्स्ट फीचर वी कैन से कि कैसे पता चलता है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रीज़ थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी, वो बहुत स्लो रेट पे जा रही थी. सो द लो शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इनकम एंड द वर्क फोर्स. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द फैक्ट्स दैट दो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश इन इंडिया, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ का GDP में जस्ट 16.6 का शेयर था. Only this much was contributed from the industries. The rest all part was contributed from the agriculture, and that already we have seen how agriculture was at that time. Okay. The next, employment. That is the person because of deindustrialization of handicraft, those who become jobless, जिनके पास जॉब नहीं थे, उनको अनएम्प्लॉय, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट. तो वी कैन सी कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा एट द टाइम इन इंडिया में. लेकिन स्टिल मॉडर्न इंडस्ट्री में कितने परसेंट वर्क कर रहे थे? जस्ट 10.7% आर वर्किंग इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स कुछ लोगों को ही जॉब मिला था इंडस्ट्रीज़ में, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी इंडस्ट्रीज़ हमारी उस समय. प्लान इवन जब हम इंडिपेंडेंट हो गए और हमारा जो फर्स्ट प्लान बना जस्ट 16%, तो वो हमेशा से लो रहा. इवन जो वर्क फोर्स था दैट इज़ ऑल्सो 110. नाउ यू कंपेयर पूरी पॉपुलेशन के जस्ट 110 को ही जॉब मिला है, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल दोज हु लॉस्ट देयर जॉब? So the only 2% of labor force was employed in the modern industries, and rest all are unemployed. They are busy in the agriculture, but there also they are not able to give any productive work because of the agriculture policies of the British that already we have seen in the फर्स्ट वीडियो. तो अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को जाकर रेफर करें एंड अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. The next topic is about the foreign trade and investment. So now again discrimination is there because import, already we have seen how they had planned the import and the export policy of India. Earlier when Britishers were not there in India, the Roman used to call India as the sink of world's bullion. That means India is gaining a lot, और India पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का जो फोकस था वो इंडिया की गुड्स के ऊपर. एंड इंडिया हैज़ अ गुड डिमांड for the cotton, silk, textile and the iron goods and the wooden goods, the ivory work and the precious stone. ये सारी चीज़ों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड थी, and because of this we are getting a lot of profit from the export. But when Britishers came to India, this export of India was completely changed to the importer of finished good. Earlier we are leading in the export of finished good. Now we become just the importer of finished good एंड द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. जब हमने एक्सपोर्ट किया तो हमारा रॉ मटेरियल तो रिसोर्स तो चला गया, लेकिन जब हमने फिनिश गुड को परचेस किया तो हमारा जो बचा खुचा पैसा था वो भी उनके पास चला गया. सो दिस इज द ट्रेड, द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ओके, द नेक्स्ट, द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड. नाउ वी कैन सी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ओवर दिस foreign trade. India become the next exporter of primary goods and the importer of finished good. Heavy duties on Indian manufacturing products, already we have seen almost 70 to 80% की जो duties थी उन्होंने charge की थी, and because of this price increases no one is demanding and Indian handicraft lost the market in the international market. Already we have studied about that. And the duty free export of primary products, जो raw materials, जो primary products थे वो duty free थे, चीपर फॉर द अदर कंट्रीज, तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई. एंड एट द सेम टाइम हमारी अर्निंग भी, बिकॉज चीप रेट पे जा रही है तो हमारी अर्निंग भी कम हो जाएगी.
and the duty-free import of British goods already we have seen. The next most important foreign trade condition or the policy of Britishers, that is the monopoly control of India's foreign trade. They had created their monopoly over the Indian foreign trade. That means the whole and sole control over the volume and the direction of Indian trade. So more than 50% trade directed towards the Britain. Earlier we are exporting to China, Egypt, this and that and the almost whole of Europe. और हर कंट्री से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, हर कंट्री से हमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता था, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग एट आर ओन कंडीशन. But when Britishers came to India, the most of the trade was to direct toward the Britain. The direction of trade था, it was changed, and only we are exporting and importing with the Britishers. तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी ब्रिटिशर्स को, इंपोर्ट का बेनिफिट भी ब्रिटिशर्स को, जो बचा कुचा मिला वो टैक्स पॉलिसी से भी ब्रिटिशर्स को. तो फ्रॉम द ऑल द साइड्स पांचों उंगली घी में ब्रिटिशर्स की. Rest was allowed only with the few countries. Less than 50% we are doing with China, the Ceylon, right now known as the Sri Lanka, and the Persia, that is now known as Iran. And the biggest thing that gave benefit to the Britishers was the opening of Suez Canal. Okay, this canal helps Britishers to increase the volume of export and import, because if you will go through the map of India, you can see here is the India and here is Africa, and in between a Suez Canal is there, and with the help of, so this gave a direct sea route, the water route, okay, direct waterways to India, so that they can, the distance between the, okay, the both the country will reduces because of this route. At the same time, they can speedily and with the huge amount and quantity they can import and export with India. So this opening of Suez Canal was also benefited Britishers and gave a loss to Indians. Okay, and the next is the export surplus and the drain of wealth. The next feature of Indian foreign trade during the British rule was the export surplus. Yes, because maximum raw material of India was exported to Britain and rest to the next of the country also. But still, ये जो export की value थी, वो हमारे लिए beneficial नहीं थी. How? So export were more than import. Definitely हमारा जो import था वो कम था compared to export, because maximum resources they are exporting to their country, and we can say that is the balance of trade. जो आप अभी macro economics के last chapter में पढ़ोगे, what is balance of trade? Okay, so the favorable trade balance was there. Having more export, that means हमें foreign currencies ज़्यादा मिल रही है. Having less import, that means हमें payment कम करना पड़ रहा है. But ये जो gap जो था surplus amount that we are getting, that was, अगर वो आज ये चीज़ हमारे साथ होती तो ये पैसा हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते. बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो वो जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी था ट्रेड का, दैट वॉज ऑल्सो ड्रेन्ड टूवर्ड द ब्रिटिशर्स, and that is called drain of India's wealth. How? Because the surplus amount of export has been used for the administrative expenses of the Britishers. वो जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो भी उनके खर्चे होते थे, it was okay done with the surplus amount of export. At the same time, whatever war they fought, whether they fought with the Chhatrapati Shivaji Maharaj or many other, all this was fought at the cost of Indian rupees. तो जो सरप्लस का पैसा था वो भी वॉर में चला जाता था. इवन वर्ल्ड वॉर भी जो ब्रिटिशर्स ने किया था विद अदर कंट्री, उसमें भी हमारी कंट्री का पैसा यूज हुआ था. So hardly we are getting surplus from the export, and that surplus were also drained toward the India, and this is called as the drain of India's wealth. I hope my videos will help you in learning economics very easily. Don't forget to like, share and subscribe it.